डाइजेस्टिव सिस्टम ऑफ कैटल। देखो, लाइव स्टॉक की अगर हम बात करें या एनिमल हस्बेंड्री की मैं बात करूं तो जो कैटल्स हैं, कैटल्स में भी स्पेशली काऊ और बफेलो, गाय और भैंस, ये सबसे ज़्यादा योगदान देती हैं, सबसे ज़्यादा कंट्रीब्यूशन रखती हैं। अगर गाय और भैंस को निकाल दो तो काहे का एनिमल हस्बेंड्री, काहे का लाइव स्टॉक। ठीक है, तो जो डाइजेस्टिव सिस्टम की मैं बात कर रहा हूँ वो बेसिक, अगर हमको एक बेसिक नॉलेज जाननी हो कि भाई कैटल का, एनिमल का, हमारे जो मवेशी हैं, जो जानवर हैं जिनका हम एनिमल हस्बेंड्री में यूज़ करते हैं, उनका डाइजेस्टिव सिस्टम कैसा होता है, तो सबसे अच्छा एग्जाम्पल है काऊ का डाइजेस्टिव सिस्टम पढ़ लो, गाय का डाइजेस्टिव सिस्टम पढ़ लो, बाकी की सारी चीज़ें अपने आप समझ में आ जाएंगी। कुछ कुछ एक दो जगह एक्सेप्शंस रहेंगे, वो अपन जब उन चीज़ों को पढ़ेंगे तब कवर कर लेंगे। ठीक है, तो आज अपन बात करेंगे गाय के डाइजेस्टिव सिस्टम की, द डाइजेस्टिव सिस्टम ऑफ अ काऊ। ठीक, देखो बड़ा सिंपल तरीके से डायग्राम बना के समझाऊंगा, बस आपको तो कहानी सुननी है। ठीक है, बिल्कुल भी दिमाग पर लोड मत लेना, बस कहानी की तरह सुनते जाओ, सारी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। देखो, ऐसी होती है गाय। ठीक है भाई, ये तो हो गया गाय का माउथ पार्ट। ठीक, यहाँ से जाती है आहार नली, आहार नली कहो और इंग्लिश में कहो तो ईजोफेगस। ठीक है, सबसे लंबा पार्ट है इसके डाइजेस्टिव सिस्टम का, इसकी एलिमेंट्री कैनाल का। ये हो गया डायग्राम। ठीक है भाई, अब सब चीज़ें इसमें कवर होती जाएंगी, देखते जाओ। सबसे पहला पार्ट क्या है भाई, इसका माउथ पार्ट। माउथ में क्या होगा, यहाँ पर इसकी टंग होगी, इसकी जीभ होगी, दांत होंगे चबाने के लिए। ठीक है, इस माउथ पार्ट से ये क्या लेती है भाई, फूड, खाना तो यहीं से खाएगी, मतलब यहाँ से तो होगा इंजेशन। इंजेशन किसका, फूड का ही होगा। जो भी चारा हम उसे खिला रहे हैं, जो भी खाना हम उस गाय को या काऊ को या बफेलो को, जो भी कैटल आप समझते हो, उसे जो आप दे रहे हो वो मुंह से ही खाएगा। ठीक है, यहाँ पर सबसे पहली चीज़ क्या होती है वो देखो। स्टार्टिंग में जब ये गाय, ये काऊ खाना को खाएगी, अपना चारा अंदर लेगी, तो उसको चबाती नहीं है। ये बात आप लोग हमेशा ध्यान रखना, आपने प्रैक्टिकली देखा भी होगा। जब आप किसी गाय के सामने या अपने किसी मवेशी के सामने पूरा चारे की टोकरी रखते हो तो वो कंटिन्यूस उसको निगलती रहती है, उसे कभी चबाती नहीं है। कंटिन्यूस क्या करती है, उसको निगलती है, सीधे निगला। आपने कभी भी देखा होगा मुँह नहीं उठाती उसमें से। अगर आपने टोकरी रख दी ना गाय के सामने या भैंस के सामने, तो वो उसमें एक बार उसने मुंह दे दिया तो जब तक वो चारा ख़त्म नहीं हो जाएगा तब तक वो उसमें से खाती रहेगी कंटिन्यूसली। यहाँ पर सिंपली क्या करती है, वो गाय ने इतना सा पूरा चारा उठाया, अंदर वो चारा गया, यहाँ पर इसके मुंह में यहाँ पर पाए जाते हैं सलाइवरी ग्लैंड। क्या पाए जाते हैं, सलाइवरी ग्लैंड। ये सबके पास होते हैं, हम लोगों के पास भी हैं, हमारे मुंह में भी सलाइवरी ग्लैंड पाए जाते हैं। तो ये जो सलाइवरी ग्लैंड होते हैं ये क्या करते हैं, ये रिलीज़ करते हैं सलाइवा। सलाइवा मतलब लार, हमारे मुंह में भी लार होती है, अच्छा खाना देख के लार टपक जाती है ना, तो भाई इनके मुंह में भी सलाइवरी ग्लैंड होती हैं जो सलाइवा बनाते हैं। आपने तो बहुत ज़्यादा देखा होगा गाय भैंसों में, तो इतनी ज़्यादा लार होती है कि यहाँ से टपकती रहती है उनके। तो आप जानकर विश्वास नहीं करोगे कि एक गाय, एक काऊ एक दिन में 100 से लेकर 200 लीटर तक सलाइवा बना देती है पर डे इन अ काऊ। एक गाय के मुंह में एक दिन में 100 से लेकर 200 लीटर तक सलाइवा बनता है। 3 सलाइवरी ग्लैंड होते हैं इसके मुंह के अंदर। ठीक है, नंबर पे मत जाओ, 3 होते हैं 4 होते हैं, आप तो याद रखो सलाइवा कितना बनता है। एक गाय एक दिन में 100 से 200 लीटर तक सलाइवा बनाती है।
ये जो सलाइवा बनता है, ये जो लार बन रही है उसके मुंह में, इसके अंदर होते हैं बाइकार्बोनेट, सोडियम बाइकार्बोनेट इसके अंदर बहुत मात्रा में होता है, सोडियम बाइकार्बोनेट। और इस सोडियम बाइकार्बोनेट के अधिक मात्रा में होने की वजह से इस सलाइवा का जो पीएच है वो होता है 8.2, मतलब हाईली एल्कलाइन है। तो जब ज़्यादा एल्कलाइन है इसका मतलब ये एसिडिक अफेक्ट को कम करेगा, मतलब इसका काम क्या है, एक्ट एज अ बफर की तरह काम करता है, पेट के अंदर जो एसिडिटी होगी उसको दूर करेगा। अगर यहाँ से गाय ने कोई एसिडिक फूड खा लिया, एसिडिक फूड में जैसे कि उसने साइलेज या हे, यहाँ पर क्या होता है, अगर अपन हे या साइलेज ये दो चीज़ें अगर खिलाते हैं तो ये जो आपका सलाइवा है इसका कंटेंट क्या होता है, बढ़ता है, क्योंकि हे और साइलेज ये ऐसा खाना है जो कि एसिडिक नेचर का होता है। जितना ज़्यादा एसिडिक गाय खाएगी उतना ज़्यादा सलाइवा का कंटेंट बढ़ेगा, उसके अंदर सोडियम बाइकार्बोनेट का कंटेंट बढ़ेगा। क्यों बढ़ेगा, क्योंकि उसके एसिडिक अफेक्ट को कम करना है। सोडियम बाइकार्बोनेट हाईली एल्कलाइन है 8.2, यानी कि ये एसिडिटी को न्यूट्रलाइज करता है। ठीक है भाई, तो ये जो सलाइवा है इसका काम क्या है, सलाइवा का काम है कि जो चारा उसने खाया है उस चारे को एक बोलस बना देता है, एक गोल गोल लड्डू टाइप का बना देता है। हमारे मुंह में भी होता है, हम जब खाना खाते हैं तो उसको मुंह में चबाते हैं, चबाने के बाद वो हमारे मुंह में एक लड्डू टाइप का बन जाता है जिसे हम निगल लेते हैं। तो चबाने के बाद उसमें जब सलाइवा मिक्स हो जाता है उसके बाद जो लड्डू टाइप का बनता है खाने का उसको बोलते हैं बोलस। लेकिन यहाँ पर अंतर क्या है, यहाँ पर इसने चबाया नहीं, यहाँ पर सिंपली जिसने जो खाना अपने मुंह में लिया, एक मुट्ठी खाना लिया, उस एक मुट्ठी खाने में ये सलाइवा मिक्स होगा और इसका एक लड्डू टाइप का बन जाएगा, और उस लड्डू को हम क्या बोलेंगे, बोलस। वो इतना चिकना हो जाएगा वो लड्डू कि बड़ी आसानी से उसके इस आहार नली से होते हुए उसके स्टोमक में पहुँच जाएगा। ठीक है, ये लड्डू बन गया जिसको हमने क्या बोला, बोलस। अब ये बोलस को वो निगल लेगी, जो गाय होगी भैंस होगी वो उसको निगलेगी। तो ये क्या चीज़ है, इस नली को इंग्लिश में क्या बोलते हैं, ईजोफेगस, हिंदी में तो बोलते हैं आहार नली। ठीक है, इस ईजोफेगस के माध्यम से ये जो बोलस है ये आगे जाएगा और कहाँ पहुँच जाएगा, इसके स्टोमक में। ये जो आप देख रहे हो ये क्या है, इसका स्टोमक। ये एक कैटल का स्टोमक है, गाय का या भैंस का स्टोमक है। इसमें बेसिकली 4 पार्ट होते हैं। कितने, 4 पार्ट। कौन कौन से होते हैं, देखो। ये जो बोलस है ये जाएगा और सबसे पहले ये जाता है कहाँ पर, इस पार्ट में। यहाँ पर सारा खाना आके इकट्ठा होता जाता है। जब गाय के सामने आप टोकरी रखते हो, भैंस के सामने आप टोकरी रखते हो, तो वो कंटिन्यूअसली लगातार उसमें से निगलती रहती है, चबाती बिल्कुल भी नहीं है। यहाँ से उसने निगला और निगल के वो कहाँ जाएगा, सीधे इस वाले पार्ट में। इस पार्ट को क्या बोलते हैं, इस पार्ट को बोलते हैं रूमेन। इस पार्ट को क्या बोलते हैं हम लोग, इसको कहते हैं हम लोग रूमेन, और इसको पाउंच भी बोलते हैं। ठीक है, नाम याद रख लेना, इनसे क्वेश्चन आ जाते हैं। इसको रूमेन भी बोलते हैं, इसको पाउंच भी बोलते हैं। ये जो रूमेन है ना, इसके अंदर ध्यान से सुनना, बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ बता रहा हूँ यहाँ पर। ये जो रूमेन है ये सबसे लार्जेस्ट कंपार्टमेंट है, या कहो कि सबसे लार्जेस्ट चैम्बर है ये। जैसा कि मैंने बताया, इस स्टोमक में कितने पार्ट हैं, 4। उन चारों में से सबसे बड़ा पार्ट है रूमेन ही है। सबसे बड़ा चैम्बर कौन सा है, रूमेन। ये इतना बड़ा है कि 150 से 200 लीटर तक की कैपेसिटी है इसकी। मतलब 150 से 200 लीटर तक खाना इसमें स्टोर हो सकता है, इतना ज़्यादा है। ठीक है, तो भाई इसके अंदर क्या हो रहा है, बेसिकली इस रूमेन के अंदर पूरा खाना आके वो क्या कर रहा है, स्टोर कर रहा है। यानी कि ये काम करता है स्टोरेज की तरह। अब यहाँ पर स्टोरेज होगा क्या, क्यों स्टोर हो रहा है यहाँ पर? यहाँ पर पाए जाते हैं 200 से अधिक टाइप के बैक्टीरिया। ये है सबसे इम्पॉर्टेंट बात। इस रूमेन में 200 से अधिक टाइप के, 200 प्रकार के ज़्यादा टाइप के बैक्टीरिया इसमें पाए जाते हैं, और वे बैक्टीरिया करते हैं फर्मेंटेशन। क्या करते हैं वे, फर्मेंटेशन। ये जो खाना आया है, जो बोलस यहाँ से बन के आया है, उसको पचाते हैं। ठीक है, यहाँ पर क्या होगा, उसको पचाया जाएगा। जब ये बोलस, जब ये खाना इसके अंदर आता है ना, तब उसको कहते हैं कड। कड को अपन बोल सकते हैं ये पार्शियली डाइजेस्टेड फूड है, पूरी तरह से डाइजेस्ट नहीं हुआ है, ये पार्शियली डाइजेस्टेड
जो फूड मटेरियल होता है उसको बोलते हैं कड। तो इस पर भी क्वेश्चन आ सकता है कि भाई कड खाने को अपन बोलस कब बोलते हैं, उसके माउथ पार्ट में। कड कब बोलते हैं, जब वो खाना पहुंच जाए रूमिन के अंदर, पार्शियली डाइजेस्टेड फूड। अब देखो ये जो बैक्टीरिया होते हैं ये सबसे अच्छी तरह से तभी वर्क कर सकते हैं जब फूड मटेरियल का साइज छोटा हो। जितना छोटा फूड मटेरियल का साइज होगा उतनी ही अच्छी इस बैक्टीरिया की एक्टिविटी होगी। ये जानते ही, जितना ज़्यादा सरफेस एरिया मिलेगा उतनी ही ज़्यादा बैक्टीरियल एक्टिविटी ज़्यादा होगी, उतना ही अच्छा उसका डाइजेशन होगा। अब प्रॉब्लम क्या थी, इस काऊ ने, इस बफेलो ने इस खाने को चबाया तो है ही नहीं, च्यूइंग तो इसकी करी नहीं, बिल्कुल भी चबाया नहीं, और उसको कहाँ पर ले गई, सीधे रूमिन में इकट्ठा कर दिया। अब इसको प्रॉपर तरीके से, बिल्कुल अच्छे तरीके से बैक्टीरिया के द्वारा इसका फर्मेंटेशन हो जाए, डाइजेशन हो जाए, उसके लिए इस खाने को अभी तोड़ना पड़ेगा और चबाना पड़ेगा। तो ये खाना वापस जाएगा, ये जो इसके अंदर स्टोर हो गया था कड, ये कहाँ जाएगा, वापस। कहाँ जाएगा वापस, वहीं जहाँ से आया था। तो ये खाना वापस आ गया इसके मुंह में। अब आप लोगों ने देखा होगा, कई बार देखा होगा, जब आपने खाना दिया, जब आपने एक आपने पूरा टोकरी भर के चारा एक गाय को दे दिया, तो उस वक्त तो उसने पूरा निगल लिया। उसके बाद 1-2 घंटे बाद आप उसको देखना, आराम से एक जगह बैठी रहती है, गाय हो या भैंस हो, एक जगह बैठी रहती है और उसका मुंह चलता रहता है, ऐसे मुंह उसका हमेशा चलता ही रहता है। तो बड़ा कभी आपने सोचा कि खाना तो इसने 2 घंटे पहले खाया था, अब ये चबा क्या रही है? खाना तो इसको हमने 2 घंटे पहले दे दिया था, 3 घंटे पहले दे दिया था, अब 3-4 घंटे तक उसका मुंह हमेशा चलता रहता है। और ऑलमोस्ट आप कभी भी देख लेना, गाय को या भैंस को, कोई भी कैटल आप देख लेना, उसका मुंह हमेशा चलता ही रहता है, कुछ ना कुछ वो चबाती रहती है। क्या चबाती रहती है? यही जो खाना उसने जल्दी जल्दी निगल लिया था ना, या रूमिन में इकट्ठा कर लिया था ना, अब थोड़ा थोड़ा करके उस खाने को वापस लाती है वो, और धीरे धीरे उसको चबाकर, और चबाने के बाद वापस से इसे रूमिन में भेज देती है। तो ये जो खाना वापस जा रहा है च्यूइंग के लिए, ये जो खाना वापस जा रहा है, इसको बोलते हैं, यहाँ नहीं लिखेंगे इसको, यहाँ लिख देते हैं, इसको बोलते हैं रीगर्गिटेशन। ठीक है, इसको याद रखना, इस पर क्वेश्चन आ सकता है। इसको क्या बोलते हैं? रीगर्गिटेशन। ये चीज़ें क्यों हो रही हैं, ये सारे चक्कर क्यों हो रहे हैं कि भाई पहले खाना आएगा, स्टोर होगा, फिर वापस जाएगा चबाने के लिए, फिर वापस आएगा। ये सारी चीज़ें हो रही हैं कि जिससे खाना जो है वो बिल्कुल बारीकी से टूट जाए। जितना उसको तोड़ सकते हो उतना तोड़ दो। क्यों? क्योंकि बैक्टीरिया की एक्टिविटी तभी ज़्यादा अच्छी होगी जब बारीक खाना होगा, पार्टिकल बहुत छोटे छोटे होंगे। ये जो पूरी प्रोसेस है, खाने को तोड़ने की जो पूरी प्रोसेस है, इसको बोलते हैं मैस्टिकेशन। इसको क्या बोलते हैं? मैस्टिकेशन। इस वर्ड को याद रखना, रीगर्गिटेशन का मतलब होता है जब खाना वापस लौट के जाता है मुंह में चबाने के लिए। यहाँ पर गाय उसको आराम से चबाती रहेगी, रौंदती रहेगी, और वो वापस से खाना आ जाएगा रूमिन के अंदर। ठीक है भाई, खाना वापस से रूमिन के अंदर आ गया, यहाँ से फिर खाना जाएगा, फिर चबने के लिए आएगा। तो जो खाना अच्छी तरह से चब जाएगा, अच्छी तरह से बैक्टीरिया के द्वारा फर्मेंटेड हो जाएगा, डाइजेस्ट हो जाएगा, वो खाना फिर यहाँ से जाएगा अब सेकंड वाले पार्ट में, यहाँ पर आ जाएगा। स्टोमक का ये दूसरा चैम्बर है। ये तो हो गया स्टोमक का पहला चैम्बर। ठीक है, ये है स्टोमक का दूसरा चैम्बर, जिसे कहते हैं रेटिकुलम। क्या बोलते हैं इसको? रेटिकुलम। ये है चैम्बर नंबर 2। इस रेटिकुलम के अंदर भी बैक्टीरिया पाए जाते हैं, मतलब इसका जो फंक्शन है वो भी क्या है? फर्मेंटेशन का ही है। यहाँ पर भी क्या होता है? फर्मेंटेशन बाय बैक्टीरिया। जो काम इस रूमिन का है वही काम इस रेटिकुलम का है। बस फ़र्क इतना है कि ये मान के चलो कि 90% या 90% से ज़्यादा फर्मेंटेशन यही रूमिन में हो जाता है, क्योंकि सबसे ज़्यादा एक्टिविटी यहीं पर होती है। ये जो रूमिन होता है ना, ये कॉन्ट्रैक्ट भी होता है, हर 1 मिनट में कॉन्ट्रैक्ट होता है। कॉन्ट्रैक्ट वंस पर मिनट, 1 मिनट में 1 बार कॉन्ट्रैक्ट होता है, जिससे इसके अंदर का सारा खाना आपस में अच्छे से मिक्स हो सके। उसके बाद वो खाना यहाँ पर आता है, यहाँ पर भी फर्मेंटेशन होता है, और यहाँ से ये खाना चला जाता है इस तीसरे वाले चैम्बर के अंदर। ये जो तीसरा वाला चैम्बर है इसको बोलते हैं ओमेसम। क्या बोलते हैं? तीसरे चैम्बर को क्या बोलते हैं? ओमेसम। ये जो ओमेसम है ना, इसके अंदर बहुत सारे फोल्ड है, स्किन के बहुत सारे इसके अंदर क्या है? फोल्ड है इसके अंदर, इसलिए इसको मैनीपिल्स भी कहते हैं। ये जो आपने बताया था रेटिकुलम, इसको हनी कॉम्ब भी कहते हैं।
क्या बोलते हैं इसको, हनी कॉम, क्योंकि इसका डिज़ाइन जो है वो हनी कॉम, मधुमक्खी के छत्ते जैसा होता है। आप देखो ना, हनी कॉम बिल्कुल ऐसा ही छत्ते जैसा होता है, इसलिए इसको भी हनी कॉम कहा जाता है। ये जो ओमेसम होता है इसको मैनीपिल्स बोलते हैं। मैनीपिल्स मतलब बहुत सारे फोल्ड होते हैं, स्किन के बहुत सारे फोल्ड इसके अंदर पाए जाते हैं। मैनीफोल्ड, बहुत सारे फोल्ड्स इसके अंदर पाए जाते हैं। ये फोल्ड्स क्यों पाए जाते हैं, जिससे सरफेस एरिया इसका बढ़ सके। इस फोल्ड का मतलब क्या है, ये क्यों है, टू इंक्रीज दी सरफेस एरिया। तो सरफेस एरिया क्यों बढ़ाना है यहाँ पर, क्यों इसके बहुत सारे फोल्ड हैं। यहाँ ओमेसम के अंदर ये जो खाना है, ये जो फूड मटेरियल है, जब इस ओमेसम में जाएगा तो इस फूड मटेरियल में से जितना भी वाटर है उसको एब्जॉर्ब कर लिया जाएगा। ठीक है, सारे पानी को, जो भी खाना है उसमें से जितना भी पानी है उसको एब्जॉर्ब कर लिया जाएगा। और जितना भी बाइकार्बोनेट कहाँ से आया था, इस सलाइवा में से, ये रहा। तो वाटर और जितना भी बाइकार्बोनेट है वो कर लिया जाएगा एब्जॉर्ब। ठीक है, जब इस खाने में से सारा पानी और सारा बाइकार्बोनेट निकाल लिया जाएगा तो जो खाना हो जाएगा उसका अमाउंट क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा, मतलब वो कंसनट्रेट हो जाएगा। और वहाँ से वो कंसनट्रेटेड फूड एंटर करेगा इस चौथे चैम्बर में, इस फोर्थ चैम्बर में, जिसको बोलते हैं हम एबोमेसम, जिसको क्या बोलते हैं, एबोमेसम। ये है इसका फोर्थ चैम्बर। ठीक है, इसको क्या बोलते हैं, एबोमेसम। ये जो एबोमेसम है ना, यही एक्चुअल में ट्रू स्टोमक है, सच्चा स्टोमक तो देखा जाए वास्तव में यही है। ट्रू स्टोमक से मतलब क्या है कि जिस स्टोमक के अंदर डाइजेस्टिव जूस निकलता हो, डाइजेस्टिव एंजाइम्स हो, जिनके अंदर डाइजेस्टिव ग्लैंड्स हो, वही तो अच्छा स्टोमक है। अभी रूमिन के अंदर कोई भी एंजाइम रिलीज़ नहीं हुआ, ठीक है, कोई डाइजेस्टिव एंजाइम ही नहीं है यहाँ पर। जितना भी है वो सारा काम बैक्टीरिया कर रहा है, यहाँ पर भी सारा काम बैक्टीरिया की तरह से हो रहा है, यहाँ पर भी किसी तरह का कोई डाइजेशन नहीं हुआ। ये जो ट्रू स्टोमक है, ये जो एबोमेसम है, इसी के अंदर पाए जाते हैं डाइजेस्टिव ग्लैंड्स। क्या पाए जाते हैं, डाइजेस्टिव ग्लैंड। ये जो डाइजेस्टिव ग्लैंड है ये प्रोड्यूस करते हैं HCl और प्रोड्यूस करते हैं गैस्ट्रिक जूस। और क्या प्रोड्यूस करते हैं, गैस्ट्रिक जूस। इस HCl, ध्यान रखना ये HCl बहुत खतरनाक होता है, हमारे पेट में भी रिलीज़ होता है HCl। कई बार आपने देखा होगा कि हमारे पेट में बहुत जलन होती है। कई बार ऐसा होता है, ये जो HCl होता है ना, ये अपने स्टिमुलेशन से रिलीज़ होता है। कई बार हम लोग खाने की स्मेल सूंघ लेते हैं तो हमारे, आपने देखो, खाने की स्मेल सूंघ के यहाँ से पानी से निकल जाता है। वो पानी क्यों निकलता है, वो पानी नहीं होता, वो एक्चुअल में सलाइवरी ग्लैंड्स होते हैं, वहाँ से सलाइवा निकलता है। हमारे दिमाग में जब वो खाने की खुशबू जो हम सूंघते हैं तो बोलते हैं ना मुंह में पानी आ गया, एक्चुअली वो मुंह में पानी नहीं होता, वो सलाइवा होता है। जब खाने की खुशबू हम लोग सूंघते हैं तो ऐसा हमारे दिमाग में ऐसा परसेप्शन बनता है कि उस खाने को हम खाने वाले हैं, इसलिए हमारा जो मुंह है वो रेडी हो जाता है, सलाइवा उसके अंदर रिलीज़ हो जाता है। और उसी वक्त हमारे पेट में थोड़ा सा अमाउंट में HCl भी निकलता है कि भाई शरीर को ऐसा लगता है, हमारी बॉडी को ऐसा लगता है कि खाना अभी हम खाने वाले हैं, इसलिए पहले से पेट तैयार हो जाता है, जबकि खाना तो हम खा ही नहीं रहे। ये जो प्रॉब्लम है ना सबसे ज़्यादा, ये जो पेट में HCl निकलने की वजह से एसिडिटी आती है, पेट में जलन होती है, ये सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम आती है महिलाओं को। इंडिया के अंदर महिलाओं को या कहीं पर भी महिलाओं को सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम इसलिए आती है क्योंकि वे किचन में हमेशा वही खाना बनाती हैं और खाने की सबसे पहली खुशबू भी उन्हीं को आती है किचन में बनाते वक्त। तो सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम उन्हीं के अंदर आती है, उन्हीं के अंदर हमेशा पेट दुखता है, पेट में जलन होती है, एसिडिटी बनती है, वो इसी HCl की वजह से बनती है। ठीक है, तो HCl बहुत कम अमाउंट में रिलीज़ होता है। जब खाना खा लेते हैं तो अच्छा खासा अमाउंट में HCl रिलीज़ हो जाता है। ये HCl इतना एसिडिक होता है कि इस एबोमेसम का, इस ट्रू स्टोमक का जो pH है वो 2 से लेके 3 तक चला जाता है, इतना एसिडिक। इतने pH पर जाने की वजह से जो बैक्टीरिया होते हैं वो सारे मर जाते हैं, सारे बैक्टीरिया क्या हो जाते हैं, मर जाते हैं। बैक्टीरिया की जो सबसे अच्छी ग्रोथ होती है ना वो रूमिन के अंदर होती है, क्योंकि इस रूमिन के अंदर जो pH है वो होता है 6 से लेकर 7 के बीच में, जो कि सबसे अच्छा pH माना जाता है बैक्टीरिया की और माइक्रो ऑर्गेनिज्म की ग्रोथ के लिए। ठीक है, यहाँ पर सारे बैक्टीरिया मर जाएंगे। ये जो गैस्ट्रिक जूस होगा वो खाने के अंदर जो प्रोटीन है, खाने के अंदर नहीं, इस बैक्टीरिया के अंदर भी, सुनो सस्पेंस बताऊँगा, जो प्रोटीन होगा उसको डाइजेस्ट कर देते हैं। ठीक है, उसके बाद ये जो खाना है ये पूरी तरह से डाइजेस्ट हो चुका है बैक्टीरिया के द्वारा भी और HCl और इस डाइजेस्टिव जूस के द्वारा भी। ठीक है, उसके बाद ये खाना जाएगा इस नली से होता हुआ
ये कहाँ जा रहा है ये खाना, इसको क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं स्मॉल इंटेस्टाइन, छोटी आंतें। स्मॉल इंटेस्टाइन इसका काम क्या है, ये छोटी आंतें जो है वो सारा न्यूट्रिएंट इसमें से एब्जॉर्ब कर लेंगी। हमारे अंदर भी सेम यही सिस्टम है, जो हम खाना खाते हैं वो छोटी आंतों में ही पूरा एब्जॉर्ब हो जाता है। स्मॉल इंटेस्टाइन से जाएगा लार्ज इंटेस्टाइन में, उसके बाद कॉलन में, कॉलन के बाद से जाएगा रेक्टम और एनस के थ्रू बाहर निकल जाएगा। ठीक है, वो आगे की कहानी से हमको मतलब ही नहीं है, हमें तो बस क्वेश्चन जितने भी आते हैं वो ऑलमोस्ट यहीं से पूछ लिए जाते हैं, किस टाइप के कैसे क्वेश्चन आने हैं। ठीक है भाई, तो ये तो हो गया डाइजेस्टिव पैसेज। ठीक है, कैसे कैसे क्या क्या हुआ, देखो जरा फिर से बताओ जरा। सबसे पहले खाना, ये रहा फूड, ये खाना कहाँ गया, माउथ में, मुंह में गया। ठीक है, माउथ से ये खाना कहाँ जाएगा, ईज़ोफेगस में, ईज़ोफेगस में गया। ईज़ोफेगस से ये कहाँ जाएगा, सीधे रूमिन में, रूमिन से ये वापस से कहाँ आएगा, माउथ में, फिर माउथ में होगी इसकी च्यूइंग, चबाया जाएगा इसको, चबाने के बाद ये वापस से जाएगा कहाँ पर, रूमिन में, ईज़ोफेगस के होते हुए, फिर रूमिन से ये कहाँ पर जाएगा, रेटिकुलम के अंदर, ये रहा रेटिकुलम, रेटिकुलम से ये फिर कहाँ जाएगा, ओमेसम के अंदर, ओमेसम से फिर ये कहाँ जाएगा, एबोमेसम के अंदर, एबोमेसम से जाएगा स्मॉल इंटेस्टाइन में, स्मॉल इंटेस्टाइन से जाएगा लार्ज इंटेस्टाइन में, लार्ज इंटेस्टाइन से जाएगा कॉलन में, कॉलन से जाएगा रेक्टम में, रेक्टम से जाएगा एनस में, एनस से ये जाएगा बाहर, जिसे हम कहते हैं गोबर, डंक, काउ डंग या बफेलो डंग, वो निकल जाएगा बाहर। ठीक है, एक चीज़ और देख लो, यहाँ पर ये डायग्राम बनाया ही है, तो वैसे तो ये डाइजेस्टिव सिस्टम कंप्लीट हो गया। एक चीज़ और कि भाई एनिमल के अंदर, इस कैटल के अंदर खाना पचता कैसे है, एक्चुअल में क्या प्रोसेस होती है इसके अंदर, बड़ी छोटी सी चीज़ है, उसको देख लो। होता क्या है एक्चुअली में, जो खाना हम उसे दे रहे हैं, हम कौन सा खाना देते हैं, इसको मिटा देता हूँ, चलो यहाँ से थोड़ा अच्छे से समझ लेंगे, इतनी जगह काफ़ी है। अब देखो, ये जो खाना हमने इसको दिया है, ये खाने में हम लोग क्या देते हैं, चारा देते हैं, हरी घास, हरा चारा जो भी हमारे पास है वो चारा हम लोग देते हैं। उस चारे के अंदर मेन चीज़ क्या होती है, सेलुलोज, मेन चीज़ क्या होती है उसके अंदर, सेलुलोज ही होता है भाई। प्लांट के अंदर मेन चीज़ क्या है, सेलुलोज, ये सेलुलोज ही हम इसे खिलाते हैं। अच्छा, कभी आपने आज तक आपने कभी ये सोचा है कि जो चारा हम इस गाय भैंस को खिला रहे हैं वो हम क्यों नहीं खा सकते, क्या हमारे अंदर पचाने की शक्ति नहीं है क्या हम लोग पचा नहीं सकते क्या? भाई गाय भैंस ये बड़ा इतना अच्छा जीवन है इनका, ना इनको नौकरी करनी है, ना पढ़ना है, ना कोई एग्ज़ाम देना है, ना कि इनको कोई टेंशन है एडीए और एसएडीओ बनने की, कोई दिक्कत ही नहीं है। बढ़िया जो भी हरा चारा, गाय घूस जो भी मिल जाता है उसको खा लेते हैं बढ़िया, क्यों उनके अंदर सेलुलोज है, सेलुलोज से उनको एनर्जी मिल जाती है। तो हम क्यों नहीं खा सकते भाई सेलुलोज? क्या हमारे अंदर सेलुलोज को पचाने के लिए कुछ है नहीं क्या? बिल्कुल नहीं। ये जो सेलुलोज है ना, इसको पचाने के लिए एक एंजाइम चाहिए, और वो एंजाइम होता है सेलुलेज एंजाइम। और वो सेलुलेज एंजाइम सिर्फ प्लांट के अंदर, वो सेलुलेज एंजाइम सिर्फ कैटल्स के अंदर ही पाया जाता है, हम लोगों में वो सेलुलेज एंजाइम नहीं होता। ये जो रूमिन था ना, इसी रूमिन के अंदर होता है सेलुलेज एंजाइम। ये सेलुलेज एंजाइम इस सेलुलोज को तोड़ता है। ये एक एंजाइम इंसान के अंदर होता, ह्यूमन बॉडी के अंदर होता, तो आज टेंशन ही खत्म हो जाती। हम लोग भी, कोई भी, जैसे ये जानवर, ये मवेशी कुछ भी खा लेते, हम लोग भी खा लेते, नौकरी वोकरी की टेंशन ही नहीं रहती। ठीक है भाई, अब नहीं है तो क्या करें, खाना पड़ेगा, हमको तो खाना ही खाना है, इनको सेलुलोज खाना है। ठीक, तो ये सेलुलोज खाते हैं, फूड में क्या खाते हैं एक्चुअल में, ये सेलुलोज। ठीक है, अब ये सेलुलोज कैसे एनर्जी देता है, कैसे एनर्जी मिलती है, सुनकर आपको बड़ा अजीब लगेगा। ये जो सेलुलोज हम इसको दे रहे हैं ना, एक्चुअल में इस सेलुलोज से जो एनर्जी मिलती है वो इस एनिमल को तो कभी मिल ही नहीं पाती। तो फिर होता क्या है, देखो ये जो खाना जब इस सेलुलोज जब खाना इसके रूमिन के अंदर गया, तो यहाँ पर बैक्टीरिया काम करेंगे, 200 से ज़्यादा बैक्टीरिया काम करेंगे। तो ये जो 200 से ज़्यादा बैक्टीरिया काम करते हैं, इनको भी तो एनर्जी चाहिए। ये जो बैक्टीरिया होते हैं ना, इस सेलुलोज को तोड़ देते हैं फैटी एसिड में।
किस में तोड़ देते हैं? फैटी एसिड में। 2 फैटी एसिड यहाँ पर बनते हैं, प्रोपियोनिक एसिड, और दूसरा बनता है यहाँ पर ब्यूटेरिक एसिड। 2 फैटी एसिड बनते हैं, प्रोपियोनिक एसिड और ब्यूटेरिक एसिड, और बाद में इनसे बनाई जाती है एनर्जी, और उस एनर्जी को यूज़ कौन कर लेता है? बैक्टीरिया। मतलब हमने खाना खिलाया था गाय को कि गाय इससे एनर्जी ले लेगी, लेकिन उससे एनर्जी ले कौन रहा है? बैक्टीरिया ले रहा है। तो फिर गाय को एनर्जी कहाँ से मिलती है? हमने जो खाना इसको खिलाया उसमें जो सेलुलोज था, वो सेलुलोज तो बैक्टीरिया खा गया पूरा, गाय को तो कुछ मिला ही नहीं। बहुत कुछ मिलता है, देखते जाओ। बैक्टीरिया ने खाना खाया, जो खाना हमने गाय को दिया वो तो एक्चुअल में कौन खा गया? ये बैक्टीरिया खा गए। सेलुलोज ने तोड़ दिया, पूरा खाना ये खा गए। ठीक है, यानी कि बैक्टीरिया भर भर के हैं, बहुत सारे बैक्टीरिया हैं, दम से बैक्टीरिया हैं। अब जो खाना हमने दिया है उस खाने के अंदर प्रोटीन भी होगा भाई, इसके अंदर प्रोटीन भी होगा। ये प्रोटीन भी बैक्टीरिया तोड़ेंगे और इससे क्या बनाएंगे? अमाइनो एसिड। और फिर ये जो बैक्टीरिया है, इस खाने के अंदर जो प्रोटीन है, जिस खाने के अंदर जो अमाइनो एसिड है, उस अमाइनो एसिड से ये जो बैक्टीरिया है वो अपने लिए क्या बनाएंगे? प्रोटीन। कंफ्यूज मत होना, ध्यान रखना, ये जो प्रोटीन है ना, ये अब बैक्टीरिया के अंदर बन रहा है। हमने तो इस एनिमल को प्रोटीन दिया था, हमने तो अपनी गाय को, अपनी भैंस को प्रोटीन दिया खाने में। बैक्टीरिया ने क्या किया? पहले उस प्रोटीन को तोड़ा, अमाइनो एसिड बनाया, फिर उस अमाइनो एसिड को बैक्टीरिया ने अपने शरीर में निगल लिया और अपने लिए प्रोटीन बना लिया। समझ गए ना? अब ये जो प्रोटीन है वो कहाँ पर है? इस बैक्टीरिया के अंदर है, जबकि हमने तो डायरेक्ट खाने में ही प्रोटीन दिया था। तो खाने का जो प्रोटीन था वो भी बैक्टीरिया खा गया, सेलुलोज तो खा ही गया, प्रोटीन भी बैक्टीरिया खा गया। अब खाने में बचा क्या? कुछ नहीं। ठीक, अब जब ये खाना यहाँ से इस ओमेसम के अंदर जाता है, तो ये जो ओमेसम आप देख रहे हो, पानी सारा एब्जॉर्ब हो गया, बाइकार्बोनेट सारा एब्जॉर्ब हो गया। अब कंसनट्रेट बचा। कंसनट्रेट मतलब जो फूड मटेरियल है उसके अंदर जो मिनरल्स हैं वो बचे और बैक्टीरिया बचे। ठीक है, वो मिनरल्स और बैक्टीरिया, वो कंसनट्रेट जो आपका फूड मटेरियल है वो आता है कहाँ पर? इस 4th पार्ट में, एबोमेसम में, जहाँ पर सारे बैक्टीरिया को मार दिया जाता है HCl के द्वारा। तो जब इस एबोमेसम में HCl से सारे बैक्टीरिया मर जाते हैं, किल हो जाते हैं, किल होने के बाद इस बैक्टीरिया के अंदर जो प्रोटीन मिलता है ना, उस प्रोटीन को तोड़ता है फिर वो गैस्ट्रिक जूस, जो मैंने अभी आपको बताया था। वो गैस्ट्रिक जूस इस प्रोटीन को तोड़ेगा और इससे क्या बनाएगा? अमाइनो एसिड। और फिर ये अमाइनो एसिड हमारा जो एनिमल है वो एब्जॉर्ब करेगा स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर। मतलब हमने जो खाना दिया उस खाने में जो प्रोटीन था वो नहीं चाहिए, पहले उस प्रोटीन को अमाइनो एसिड में कौन तोड़ेगा? बैक्टीरिया। बैक्टीरिया उस अमाइनो एसिड से अपने अंदर प्रोटीन बनाएगा, फिर वो जो एनिमल है उस बैक्टीरिया को मारेगा और उस बैक्टीरिया के अंदर से प्रोटीन को निकालेगा और अमाइनो एसिड को फिर वो खुद एब्जॉर्ब करेगा। आ गई बात समझ में? इसको कहते हैं सिम्बायोटिक एसोसिएशन। अब आप समझ जाओ कि अगर ये बैक्टीरिया ना हो तो हमारा जो कैटल है, हमारा जो जानवर है, हमारी जो गाय भैंस है, वो कभी जीवित नहीं रह पाएंगे। ये बैक्टीरिया इतने ज़्यादा ज़रूरी हैं, इसे सिम्बायोटिक एसोसिएशन कहते हैं। एक दूसरे के बिना जीवित नहीं रह सकते। अगर बैक्टीरिया ना हो इसके रूमेन के अंदर, इसके रेटिकुलम के अंदर, तो ये गाय भी जीवित नहीं रह पाएगी। ठीक है, अब इसके अंदर देखो जो एसिडिटी है ना, उस एसिडिटी को दूर कौन करता है? ये अपना बाइकार्बोनेट। ये जो बाइकार्बोनेट है ये न्यूट्रलाइज करता है एसिडिटी को, ये एसिडिटी को न्यूट्रलाइज करता है, और जिसकी वजह से यहाँ पर रिलीज़ होती है कार्बन डाइऑक्साइड। और कार्बन डाइऑक्साइड बहुत लार्ज अमाउंट में रिलीज़ होती है। क्या रिलीज़ होती है? यहाँ पर कार्बन डाइऑक्साइड गैस रिलीज़ होती है। तो जब ये कार्बन डाइऑक्साइड गैस रिलीज़ होती है इसके रूमेन के अंदर, अब भाई शरीर में अगर कार्बन डाइऑक्साइड इतनी लार्ज अमाउंट में रिलीज़ होगी तो पेट तो फूल जाएगा भाई। आप भी जब कोको कोला पीते हो, पेप्सी पीते हो, अब तो कोई नहीं पीता, सब जागरूक हो गए, गन्ने का जूस पीते हैं और पीना चाहिए। लेकिन जब भी आप कभी कभी कोल्ड ड्रिंक पी लेते हो, कभी कभी अपनी ठंडी वाली चीज़ें पी लेते हो, तो आपने देखा होगा कि आपके पेट में भी गैस बनती है। तो वो गैस आप बाहर निकालते हो। कैसे निकालते हो? डकार से। जैसे अभी थोड़ी देर पहले मुझे आई थी ना, तो डकार से वही चीज़ इनके अंदर भी होती है। जो लार्ज अमाउंट में जो कार्बन डाइऑक्साइड गैस इसमें बनी है ना, ये कार्बन डाइऑक्साइड गैस अपने माउथ से बाहर निकाल दी जाती है, जिसको बोलते हैं हम क्या? बेल्चिंग।
डकार को इंग्लिश में क्या बोलते हैं, बेल्चिंग, या फिर इसको हम बर्पिंग भी बोलते हैं, देख लेना आप लोग। वैसे तो बेल्चिंग इज अ करेक्ट, बर्पिंग भी इसको बोलते हैं हम लोग, ठीक है। छोड़ो यार, कंफ्यूज क्यों ना। तो कार्बन डाइऑक्साइड गैस जो होती है वो मवेशी जो होते हैं, हमारे एनिमल्स जो होते हैं, वो डकार मार के बाहर निकाल देते हैं, जिसको बोलते हैं बेल्चिंग। कई बार ऐसा होता है कि डकार ही नहीं आती, जिसके लिए हम लोग को फिर इनो पीना पड़ता है। सेम चीज़ इनके अंदर भी होती है। जब ये गाय भैंस बहुत ज़्यादा खा लेती हैं, अति कर लेती हैं खाने की, तो इतना ज़्यादा खा लेती हैं और इतना ज़्यादा कार्बन डाइऑक्साइड निकलता है तो इनका पेट फूलने लगता है, सूजन आने लगती है। अगर बेल्चिंग में प्रॉब्लम आ जाए, डकार लेने में अगर प्रॉब्लम आ जाए, यहाँ से क्वेश्चन आता है, अगर बेल्चिंग में प्रॉब्लम आए तो उससे क्या होगा, पेट में गैस बनना शुरू हो जाएगी, और पेट में गैस बनने की वजह से यहाँ पर ब्लॉटिंग हो जाती है। इनको क्या हो जाती है, ब्लॉटिंग, BLOATING। ब्लॉटिंग में क्या होता है, पेट में सूजन आने लगती है, आपका कॉन्स्टिपेशन हो जाता है और पेट में दर्द होना स्टार्ट हो जाता है। क्यों? क्योंकि गैस बनना स्टार्ट हो जाती है। इस पर क्वेश्चन आता है ब्लॉटिंग के ऊपर, ठीक है। ये हो गया अपना कंप्लीट डाइजेस्टिव सिस्टम। कैटल्स के अंदर किस तरह का डाइजेस्टिव सिस्टम है, और ये जो सेलुलोज है, कैटल को एनर्जी कैसे मिलती है। हम लोग सोचते थे कि हमने उसको जो खाना दिया उससे उसको एनर्जी मिल रही है, जबकि ऐसा बिल्कुल नहीं होता। जो खाना हमने उसको दिया है वो सारा खाना तो यूटिलाइज कर लेता है बैक्टीरिया, फिर इस बैक्टीरिया को तोड़कर हम प्रोटीन लेते हैं और उसमें से अपने लिए एनर्जी बनाते हैं। अपने लिए नहीं, ये एनिमल अपने लिए एनर्जी बनाता है, ठीक। इसमें कहीं कोई दिक्कत हो, कोई कन्फ्यूज़न हो तो कमेंट बॉक्स में पूछ लेना। पसंद आ जाए तो लोगों तक शेयर कर देना। सब्सक्राइब करना ना करना ये आपकी मर्जी है, मैं आपसे नहीं कहूँगा, ठीक है भाई।